नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। तो संत कबीर दास जी का एक बेहतरीन दोहा है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। लेकिन आज की राजनीति में खुलकर जाति की राजनीति की जा रही है। संविधान की भावना और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जातियों को खत्म करके समतामूलक समाज पर जोर देते हैं, लेकिन चुनाव से पहले वोट बैंक की छीना झपटी के लिए खुल्लम खुला कास्ट पॉलिटिक्स की जा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले क्या विपक्ष सबसे बड़ी गलती कर चुका है? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने उस मुद्दे को छेड़ दिया है जिसकी वजह से अब तक बीते 10 सालों में कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। दरअसल राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की जाति को लेकर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी जाति से नहीं आते। राहुल गांधी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जनरल कास्ट से आते हैं। आखिर ये विवाद क्यों छिड़ा? प्रधानमंत्री के बयान ने आखिर पूरे विपक्ष को बेचैन क्यों कर दिया? इस सवाल का जवाब आपको आगे देंगे, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी के बयान को देखते हैं कि आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को निजी तौर पर निशाना बना रहे हैं। भैया, ये जो आपका प्रधानमंत्री है, इसने पूरे देश को झूठ बोला कि ये पिछड़े वर्ग का है। ये तो पिछड़े वर्ग का पैदा नहीं हुआ था, ये तो जनरल कास्ट का आदमी है। ये पूरे ओबीसी वर्ग को झूठ बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है। हर बीजेपी के कार्यकर्ता को ये बताना। ओके? मोदी की जाति ने कांग्रेस पार्टी को बहुत परेशान कर दिया है। इसकी वजह समझने के लिए आपको 2009 से लेकर 2019 तक के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को समझना पड़ेगा। साल 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को 22% ओबीसी वोट मिले थे और कांग्रेस पार्टी को 24% वोट मिले थे, जबकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 34% ओबीसी वोट मिले और कांग्रेस पार्टी को 15% ओबीसी वोट मिले। और इसी तरह आगे 2019 के चुनाव में भी बीजेपी का आंकड़ा और बेहतर हो गया। 2019 में बीजेपी को 44% ओबीसी वोट मिले थे और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 15% ओबीसी वोट से ही संतोष करना पड़ा था। यहाँ तक कि क्षेत्रीय पार्टियों का ओबीसी वोट भी लगातार घटता चला गया। 2009 में लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों को 54% ओबीसी वोट मिले थे, जबकि साल 2014 में क्षेत्रीय पार्टियों को सिर्फ 51% ओबीसी वोट मिले और 2019 में तो ये आंकड़ा घटकर 41% तक रह गया। प्रधानमंत्री मोदी की वजह से कांग्रेस पार्टी, उसके सहयोगी और क्षेत्रीय दलों के ओबीसी वोट बैंक को बहुत तगड़ा और बहुत गहरा झटका लगा है और यही वजह है कि राहुल गांधी ये साबित करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी दरअसल ओबीसी कास्ट से आते ही नहीं हैं। सच्चाई क्या है? इस विवाद में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए हमारे पास सरकारी दस्तावेज हैं, जिससे हम आगे इस पूरे मामले की सच्चाई से आपको रूबरू कराएंगे। दरअसल लोकसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के दलों की तरफ से लगातार ये मुद्दा उठाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ओबीसी और SC/ST वर्ग के नेताओं को प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है। इसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपना उदाहरण दे दिया और यही बात पूरे विपक्ष को बहुत ज्यादा चुभ गई। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। कहां आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। दरअसल बीजेपी ने लगातार ओबीसी वोट को लेकर के बहुत मजबूत घेराबंदी की है।
मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई विश्लेषकों का ये दावा है कि इसका असर उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी की रणनीति के हिसाब से उत्तर प्रदेश और बिहार में अखिलेश और तेजस्वी के यादव वोट बैंक में सेंधमारी करना बेहद जरूरी है। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में यादव वोट बैंक का लगभग 10% होने का दावा किया जाता है। ऐसे में मोहन यादव, जो कि मध्य प्रदेश के सीएम हैं, अगर उनका प्रभाव हुआ और 2-2% भी यादव वोट बैंक उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर खिसक जाते हैं, तो इससे बीजेपी की रणनीति के मुताबिक उससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की चुनावी हार ने एक बार फिर उसे अपनी रणनीति पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है और इसीलिए बहुत ही चतुराई के साथ कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी की जाति को मुद्दा बनाया है। राहुल गांधी इसमें लीड रोल निभा रहे हैं, लेकिन जो दावे राहुल गांधी ने किए हैं उसको बीजेपी ने खारिज कर दिया है। राहुल गांधी को देश ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया। हताशा में वो बेबुनियाद बातें करते रहते हैं। मोदी जी को देश के गरीब अपना नेता मानते हैं, मोदी जी को देश के ओबीसी अपना नेता मानते हैं। वो बोलते रहे हताशा में। बेबुनियाद शर्मनाक आरोपों का जवाब दे करके मैं राहुल गांधी को सम्मान नहीं देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मोदघाची जाति से आते हैं। मोदघाची जाति गुजरात सरकार की सूची में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग और ओबीसी के रूप में शामिल है। गुजरात में एक सर्वे के बाद मंडल आयोग ने सूचकांक 91A के तहत ओबीसी की एक सूची तैयार की, जिसमें मोदघाची जाति शामिल थी। भारत सरकार की गुजरात के लिए 105 ओबीसी जातियों की सूची में मोदघाची को भी शामिल किया गया है और तब गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी। बीजेपी ने राहुल गांधी को भी ये याद दिलाया कि मोदघाची जाति को ओबीसी की सूची में शामिल करने की अधिसूचना 25 जुलाई 1994 को जारी की गई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात में कांग्रेस का ही शासन था। बीजेपी की तरफ से 27 अक्टूबर 1999 की उस अधिसूचना को भी जारी किया गया, जिसके पेज नंबर 3 पर मोदघाची जाति का जिक्र भी है, जिसमें गुजरात राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में मोदघाची जाति के बारे में लिखा गया है। SC, ST, OBC उनको बड़ी भागीदारी लेने में कांग्रेस और साथियों को हमेशा परेशानी रही है। एनडीए के अंदर हमने 10 साल काम करने का मौका मिला। हमने पहले दलित को और अब आदिवासी को, हमने हमेशा हमारी प्राथमिकता क्या है सब परिचय दिया। अगर प्रधानमंत्री मोदी के जाति के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी बार बार उठाती है, तो क्या यह माना जाए कि कांग्रेस अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी? क्योंकि बार बार इस मुद्दे को जितना उठाया जाएगा, बीजेपी का ओबीसी वोट बैंक उतना ही मजबूत होता जाएगा। बीजेपी ने गठबंधन के माध्यम से भी पिछड़े वोट बैंक को जोड़ने का जबरदस्त प्रयास किया। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा अब बीजेपी के साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा पहले नीतीश के पाले में चले गए थे, फिर नीतीश से पहले ही बीजेपी के साथ नजर आने लगे और अब तो नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ हैं। नीतीश कुमार ने ही राम मंदिर, ज्ञानवापी और मथुरा के कमंडल वाले मुद्दे को पीछे हटाने के लिए मंडल वाली जाति जनगणना की मुहिम चलाई। नीतीश को उम्मीद थी कि बीजेपी के मुद्दे के खिलाफ जिस तरह का एजेंडा सेट किया गया है, कांग्रेस पार्टी उनको तवज्जो देगी, लेकिन जब गठबंधन में उनको संयोजक का पद नहीं मिला तो उन्हें निराशा हुई और अब नीतीश बीजेपी के साथ खड़े हो चुके हैं। अब नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी की है और आश्वासन भी दिया कि अब वो पलटी नहीं मारेंगे। अरे पहले जहाँ थे, अरे भैया नीचे कीजिए, नीचे करो बिट्टू, लेकिन अब बिट्टू नीचे करो, नीचे कर दे। उधर ही हो गए, अब सब दिन के लिए परमानेंट उधर ही रहेंगे, इसलिए बहुत अच्छी बात। बीजेपी की तैयारी और जीत का रिकॉर्ड कांग्रेस से बहुत बेहतर नजर आता है। लोकसभा में 131 आरक्षित सीटें हैं,
देश के अंदर 84 अनुसूचित जाति की सीटें हैं और देश में 47 अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें हैं। साल 2019 में बीजेपी ने चुनाव में 131 में से 77 आरक्षित सीटों को जीतकर नंबर 1 की पोजीशन हासिल की थी और इसके बाद कांग्रेस पार्टी का नंबर आता है जो सिर्फ 9 आरक्षित सीटें ही जीत पाई थी। इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि आरक्षित वर्ग पर अब बीजेपी की पकड़ कितनी मजबूत हो चुकी है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा इंडिया अलायंस के लिए ग्रहण साबित हो रहा है। इस वक्त जो हालात बन रहे हैं उस लिहाज से इंडिया अलायंस एनडीए के सामने बेहद कमजोर दिख रहा है। राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा बनाम इंडिया अलायंस में सीट बंटवारा एक ऐसे भंवर में फंस चुका है जहां इंडिया अलायंस का अंत हो सकता है। क्या पीएम मोदी के संकल्प के सामने इंडिया अलायंस टिक पाएगा? इस रिपोर्ट को देखिए। आपका सपना मोदी का संकल्प है। नहीं बचेगा इंडी, राहुल को सब पता है। ऐसा लगता है राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा इंडी गठबंधन के लिए ग्रहण बनती जा रही है। इस वक्त जो हालात बन रहे हैं उस हिसाब से इंडी गठबंधन एनडीए के सामने बेहद कमजोर हो चुका है। राम मंदिर के जबरदस्त असर ने इंडी गठबंधन की नींव को बुरी तरह से हिला डाला है। प्राण प्रतिष्ठा बनाम इंडी में सीटों का बंटवारा एक ऐसे भंवर में फंस चुका है जहां इंडी का अंत हो सकता है। राहुल की यात्रा पर अखिलेश यादव भड़क रहे हैं। ममता ने दिया कांग्रेस को 40 सीटें जीतने का चैलेंज। एक जगह दाঁড়াতে कांग्रेस তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা सीट পাবে কিনা আমরা জানি না। नीतीश कुमार का दावा इंडी गठबंधन पूरी तरह से फेल। हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया। हालात ये हैं कि इंडी गठबंधन अपनी आखिरी सांसें गिनने लगा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस इंडी गठबंधन के बिखरने से उतना परेशान और हैरान क्यों नहीं है जितनी उम्मीद की जा रही थी। 6 महीने पहले जब 27 विपक्षी दलों ने मिलकर इंडी गठबंधन बनाया था तो दावे किए जा रहे थे कि इंडी गठबंधन मोदी की एनडीए सरकार को कड़ी टक्कर देगा। लेकिन 14 जनवरी जब से राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू हुई है तब से अब तक बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और यूपी से इंडी गठबंधन की खटपट की खबरें आ रही हैं। नीतीश, ममता के बाद अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी राहुल की न्याय यात्रा पर तंज कसते हुए कहा है कि आखिर ये कैसी न्याय यात्रा है जिसमें इंडी में शामिल दलों को ना तो जानकारी दी जा रही है और ना ही यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण। मुश्किल तो यह है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण। जो इंडिया का तो तृणमूल कांग्रेस एक रेस्पॉन्सिबल पार्टनर है, ये समाजवादी पार्टी वो एक रेस्पॉन्सिबल पार्टनर है, अखिलेश जी वहाँ पर है। तो अगर कांग्रेस इसी तरह बंगाल में आएंगे, दीदी को नहीं बोलेंगे, और यूपी में जाएंगे, अखिलेश को नहीं करें, ऐसा मेंटालिटी से ये अलायंस उसको सोचना चाहिए क्या कर रहा है वो। उसको जो उनका जो खुद का स्टेट था जो बीजेपी जीत चुका है वहीं पे ध्यान देना चाहिए। वो तो अभी बंगाल, यहाँ पे हम लोग भाजपा को ऑलरेडी हरा दिया, यूपी वहाँ पर लड़ रहे हैं अखिलेश, वहाँ पर ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं बचेगा इंडी, राहुल को सब पता है। इंडी गठबंधन में इस वक्त कदर मचा हुआ है और यही समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये इंडी गठबंधन बना क्यों है। अखिलेश यादव राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं, ममता बनर्जी कांग्रेस को अकेले 40 सीट जीतने का चैलेंज दे रही है। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने बड़ा सवाल यह है कि क्या वो इंडी गठबंधन के तौर पर मैदान में उतरे या सभी दल अपने अपने दम में मैदान पर किस्मत आजमाए। महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल के बाद अब यूपी में कांग्रेस से एसपी चुनाव से पहले पूरा हिसाब किताब कर लेना चाहती है। यूपी में भी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच भीतर खाने गंभीर किस्म के रणनीतिक दांव पेच चल रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक एसपी ने कांग्रेस को गठबंधन के तहत 11 सीटें दी हैं। इनकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये सीटें बलिया, फतेहपुर सीकरी, रामपुर, महाराजगंज, बाराबंकी, सुल्तानपुर, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, भदोही और बहराइच हो सकती हैं। इसके अलावा अमेठी और रायबरेली में सपा पहले से ही प्रत्याशी नहीं उतारती रही है। इस तरह से अभी तक सपा की ओर से कांग्रेस के लिए कुल 13 सीटों की पेशकश की गई है। नहीं बचेगा इंडी, राहुल को सब पता है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस अच्छी तरह से समझ चुकी है कि इंडी गठबंधन का भविष्य खतरे में है। इस वक्त कांग्रेस का पूरा फोकस इंडी में सीट शेयरिंग से ज्यादा राहुल की यात्रा पर है। 14 जनवरी से 20 मार्च तक राहुल की भारत न्याय यात्रा होगी। इस दौरान 15 राज्यों में 110 जिलों से राहुल की यात्रा निकलेगी। कुल 67 दिनों में राहुल गांधी न्याय यात्रा के जरिए 6713 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि राहुल के भारत भ्रमण का ग्रहण इंडी गठबंधन पर क्यों पड़ रहा है? क्यों इंडी गठबंधन के घटक दल इंडी से टूटने का बहाना खोज रहे हैं? जरा देखिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इंडी से अलग होकर बड़ी राहत महसूस कर रही हैं। ममता को लग रहा था कि टीएमसी के मुस्लिम वोटर्स को कांग्रेस बंगाल में छीन सकती थी। नीतीश कुमार एनडीए से जुड़कर खुद को धन्य मान रहे हैं। इंडी में हाशिए पर पहुंचे नीतीश को अब लग रहा है कि 2024 में जेडीयू की नैया अब पार हो जाएगी। अखिलेश यादव इंडी गठबंधन में कांग्रेस के सामने ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं ताकि कांग्रेस खुद ही कह दे कि हम यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगे। पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल ने कांग्रेस से किनारा करने का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल का किनारा। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में ऐसा महाभारत छिड़ा है कि इंडी का भविष्य खतरे में पड़ गया है। देखिए, आईएनडीए जोट का कोई मतलब ही नहीं है। कौन लेगा? ममता बनर्जी खुद बोल रहा है जो 300 सीट कांग्रेस लड़ेंगे तो 40 सीट जीतेंगे। तो 400 सीट आया कहां से आएंगे 400 सीट? इसीलिए ममता बनर्जी लोगों को धोखा देने का बार बार प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी लोग बहुत सचेत हो गया। अभी धोखा खाने वाला नहीं है। आने वाला दिन में 400 पार करके बहुत सशक्त सरकार मोदी जी बनाने वाले हैं और आईएनडीए का जोट वो बैठ के देखेगा, उनका हालत और भी खराब होगी। लगता है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इंडी गठबंधन के लिए ग्रहण बन गई है। बिहार में राहुल के काफिले में गदर मचा हुआ है। बिहार और झारखंड में राहुल की न्याय यात्रा में मोदी मोदी के नारे लगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस के साथ गठबंधन करते नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि इंडी गठबंधन अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। जरा महाराष्ट्र में मचे घमासान को देखिए, जहां लोकसभा की 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र में विपक्षी अलायंस MVA में शामिल शिवसेना 23 और एनसीपी 10 सीटों की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस 20 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी इंडी गठबंधन में बड़ी सहयोगी थी। मोदी के खिलाफ पूरे देश में कोई नेता अकेला खड़ा है और चुनावी समर में भी जीत हासिल करता दिख रहा है। तो वो हैं ममता दीदी। दीदी ने कांग्रेस को तो अपनाया, लेकिन लेफ्ट का साथ आता देख दीदी बिदक गईं। कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा ही नहीं खोला, गठबंधन की किसी भी संभावना से साफ इनकार कर दिया। यहां तक कह डाला कि कांग्रेस पूरे देश में 40 सीटें जीत कर दिखाए। এটা হতে পারে না। শুনুন, এখনো হিম্মত করে বলি, লড়তে যদি পারে বিজেপি কে কেউ, বাংলা পারে। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, नरसिम्हा राव को भारत रत्न का ऐलान किया गया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। तो कई बड़ी शख्सियत MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान केंद्र सरकार ने किया है। पीएम ने भारत रत्न देने की घोषणा इन शख्सियतों के लिए की है। तो ये बड़े चेहरे, बड़े नाम, जिसमें शामिल है नरसिम्हा राव, जिनको भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देने का ऐलान मोदी सरकार ने किया है। इसके साथ MS स्वामीनाथन का भी नाम इसमें शामिल है। तो ये 3 ऐसे नाम जिनको लेकर के खुद खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है और पीएम मोदी ने ये बड़ा ऐलान किया है। MS स्वामीनाथन का भी इसमें नाम शामिल है। तो भारत रत्न का ऐलान जो है वो किया जा रहा है और ऐसे में कई नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पीएम मोदी ने इन नामों का ऐलान किया है, जिसमें चौधरी चरण सिंह के नाम का ऐलान, भारत रत्न के लिए बड़ा सम्मान। इसके साथ MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न
देने की घोषणा और पीएम ने भारत रत्न देने की घोषणा की है। तो पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है भारत रत्न को लेकर के, और ये नाम हम आपको बता रहे हैं जिन नामों का ऐलान किया गया है। तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और बता दें कि भारत के किसान राजनेता और 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिनको भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, और इसके साथ साथ और भी जो नाम सामने आए हैं, पीएम ने एक्स पर पोस्ट करके इन नामों की जानकारी दी है। और इसके साथ साथ नरसिम्हा राव, इनको लेकर भी खबर सामने आ रही है। नरसिम्हा राव भारत के नवे प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, और पीवी नरसिम्हा राव को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान देने का ऐलान किया है और एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।